ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्या होने वाला आपको स्क्रीन देख के समझ में आ रहा है। सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का दिसंबर 25 का पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, है ना। फुल सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉपर डिटेल के साथ। तो ये वीडियो किनको देखना है? उन हर बच्चे को देखना है जो दिसंबर 25 में अभी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनको पता चल जाएगा उनका कितना मार्क्स आएगा। और ऑफ कोर्स उनको तो देखना ही है जो आने वाले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो भी अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम देंगे, हर प्रीवियस अटेम्प्ट का पूरा पेपर सॉल्यूशन करके जाना ही जाना है। इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट स्टूडेंट के लिए डाल रहे हैं। जैसे कि हमने एक सुपर 50 क्वेश्चन सीरीज़ बनाया था, उसका लिस्ट आपको दिया था, और आप देखिए क्या उससे प्रेडिक्टेबिलिटी हाई थी। 75 मार्क्स का पूरा क्वेश्चंस मैच हो गया आउट ऑफ 98 मार्क्स। उसमें एमसीक्यू तो हमने इंक्लूड नहीं किया था सुपर 50 में, एमसीक्यू छोड़कर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है 98 मार्क्स में से 75 मार्क्स एकदम मैच हो गया। और क्वेश्चन नंबर के साथ आपको, मतलब यहाँ पे टॉपिक के साथ यहाँ पे लिख कर हमने दिया है। इसके बाद एसजेसी मैथ से हमने मैच किया तो 98 मार्क्स का सारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैच हो गया, मतलब 100% मैच हो गया। और आपको जैसे मालूम है एसजेसी में होता है हर समय मॉक टेस्ट संग्राम, हर अटेम्प्ट के पहले लास्ट 2 महीने पहले हम लोग लेते हैं मॉक टेस्ट संग्राम। तो उस मॉक टेस्ट संग्राम के भी क्वेश्चन पेपर से पर्पस, जिसका ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर मैच करना है, उसका पर्पस ये था कि हम आपका कहीं ना कहीं डर निकालें एग्ज़ाम का और आपका टाइम मैनेजमेंट को बेटर कराएं, आपका रिवीजन को कंप्लीट कराएं। उससे भी 61 मार्क्स का मैच हो गया, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। इस पर हम लोग और रिफाइन करेंगे अपने आने वाले टाइम में मॉक टेस्ट संग्राम के पेपर के क्वालिटी को। और इसके अलावा जो एमसीक्यू बुकलेट और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हमने आपको दिया हुआ है, उसमें से यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 मैच हो गया। तो ये मैचिंग इज इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। आई ऑलवेज से कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, मैचिंग इज सेकेंडरी। बट फिर भी आपको एक तसल्ली के लिए ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कई बार कोई और कान में खुसफुस करके कुछ और बोल देता है, इसलिए आपको ये सबूत देना पड़ रहा है मेरे को इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस के बाद भी, कि देखो जो यहाँ पे हो रहा है वो सब वही है जो एक्चुअली आपको चाहिए, राइट। अब आप किसी के कान के फुसफुस पे विश्वास करेंगे, कोई आपको कुछ बता रहा है उस पर विश्वास करेंगे, कि आप रियल एसेंस पे विश्वास करेंगे, ये आपका लुकआउट है, आपका डिसीजन है। और अब आगे के समय खराब किए बिना अपने सॉल्यूशन में चलते हैं, और सॉल्यूशन कराने आ रहे हैं आपके अपने CMA Rahil Singhal, All India rank holder in CMA in both intermediate and final, who is currently associated with SGC to help you and guide you as much as possible so that you don't miss upon anything. So let's welcome Rahil Bhaiya. Choose the correct answer from the given 4 alternatives. Basic objective of cost accounting is tax compliance, financial audit, cost ascertainment. Yes, cost sheet बनाकर cost accounting से हम क्या देखते हैं कि cost क्या आ रही है एक particular product की। The reorder level is dash units for the following information. Maximum usage है 300 units. Reorder period maximum है 10 days. Reorder level का फॉर्मूला क्या होता है? Maximum consumption into maximum lead time. मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारा 300 यूनिट्स, मैक्सिमम लीड टाइम है 10 डेज, 3000 रहने वाली हमारी रीऑर्डर लेवल। दम इजी। सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 500, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। अब कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि कॉस्ट एक्स है, प्रॉफिट क्या है 25% ऑन कॉस्ट, तो एक्स का 25% दैट मीन 0.25x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है 500,
500 इज इक्वल टू 1.25x, x की वैल्यू आ जाएगी 500 बाई 1.25, 400 रुपीज। तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 400 रुपीज, एकदम इजी। विच कैश डील्स विद द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? कैश 15। मैंने एक बहुत ही डिटेल में ट्रिक्स की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रख सकते हो उसको बताया है। तो प्लीज अगर आप उस वीडियो को रेफर कर लोगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर और नेम्स पक्का याद रहने वाले हैं, ये मेरी एश्योरेंस है। कैश 12 डील्स विथ, कैश 12 किसके साथ डील करता है? हमारे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के साथ। ऑडिट फीस पेड टू कॉस्ट ऑडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ, कॉस्ट ऑडिटर को जो हम ऑडिट फी देते हैं, ऑडिट किसका पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो ये कहां जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स आर, रिजर्व्स में जो पैसे ट्रांसफर हो गए वो कहां, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? रिकंसिलिएशन में। रिजर्व्स में मैंने पैसे ट्रांसफर किए, मतलब मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया, फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्टिंग प्रॉफिट अभी भी वहीं पर है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को नीचे लेके आऊं, रिड्यूस करूं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट को ऊपर लेके जाऊं, बढ़ाऊं। तो दो ऑप्शन है, या तो फाइनेंशियल प्रॉफिट को ऐड करो या फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट को रिड्यूस करो। तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे, बात तो वही है। व्हेन द कंसर्न इज रेंडरिंग सर्विस, सर्विस रेंडर हम कर रहे हैं, देन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड इज, जब सर्विस रेंडर करते हैं तो कौन सी कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं? वेरी गुड, सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वेयर 70% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सर्टिफाइड, द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट विल बी इक्वल टू, पढ़ा था हमने कि 0 से लेकर 24.99% तक अगर हमारा काम हुआ है तो 1 रुपए भी आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। 25% से 49.99% तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करना है। और अगर 50% से ज्यादा है तो फिर 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, 90% तक। फिर 90% के ऊपर हम अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड लगाते हैं, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। In process B, 75 units of a commodity were transferred from process A at a cost of 1310. तो हम अगर अपना प्रोसेस अकाउंट बनाए, यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस, प्रोसेस ए से आए हैं 75 यूनिट्स टू प्रोसेस ए, 75 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट है 1310। एडिशनल एक्सपेंस लगा है 190, टू एक्सपेंस 190 का एक्सपेंस है। 20% ऑफ द यूनिट्स एंटर्ड आर नॉर्मली लॉस्ट, 20% नॉर्मल लॉस हो जाता है हमारा, बाय नॉर्मल लॉस। 75 यूनिट्स हमने डाला, 20% नॉर्मल लॉस, दैट इज 15 यूनिट्स। और इसे हम कितने में बेच सकते हैं? 4 रुपए पर बेच सकते हैं, तो 60 रुपीज हमें स्क्रैप रियलाइजेशन हो गया। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वाज 70 यूनिट्स बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, 70 यूनिट्स। तो यहाँ पे हो रहा है 85, यहाँ हो रहा है 75, इसका मतलब 10 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट 10 यूनिट्स। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है वैल्यू निकालना। 1310 प्लस 190, पूरे प्रोसेस में जो एक्सपेंस इनकर हुआ है उसको लीजिए, माइनस कर दीजिए कोई भी स्क्रैप रियलाइजेशन है तो नॉर्मल लॉस है, जो स्क्रैप रियलाइजेशन है, नॉर्मल लॉस से स्क्रैप रियलाइजेशन है 60 रुपीज की, डिवाइडेड बाय यूनिट्स एंटर्ड इनटू द प्रोसेस लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। कितने यूनिट्स हमने डाले प्रोसेस में? 75, और इसमें लॉस हो गया 15 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस, तो ये वैल्यू आएगी 1310 प्लस 190 माइनस 60, 1440 डिवाइडेड बाई 60, 24 रुपीज। और आपने कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए नेक्स्ट प्रोसेस में? 70 यूनिट्स, तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 24, यह आएगा हमारा 1680। 1680 विल बी आवर फाइनल आंसर। When margin of safety is 20%, PV ratio is 60%, then the profit will be, प्रॉफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं?
प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाई पीवी रेशियो, 20% मल्टीप्लाइड बाई 60%, यह आएगा हमारा 12%। एकदम इजी। एंड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया, वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही है, तो जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे जल्दी पहुंच पाएंगे। इंक्रीजेस दी बीईपी, नो, डिक्रीजेस दी बीईपी, हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे जल्दी पहुंचेंगे, मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो रहा है तभी तो हम जल्दी पहुंच पा रहे हैं ना, डिक्रीजेस दी बीईपी। डैश वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज वेरी इंपॉर्टेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वेरी गुड, फ्लेक्सिबल बजट। डैश इज अ फैक्टर हुज इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स ऑल द अदर बजट्स, किसके इन्फ्लुएंस से सारे बजट्स अफेक्ट हो जाते हैं, जो हमारा की फैक्टर रहता है। मान लीजिए कि लेबर हमारा की फैक्टर है, तो मार्केट में मैं डिमांड क्या उससे मतलब ही नहीं है ना, मेरे पास अगर कैपेसिटी है कि मैं सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बना सकता हूँ और मार्केट में डिमांड सपोज करिए आप 15,000 यूनिट्स की है, तो क्या मैं 15,000 यूनिट्स के हिसाब से बजट बना लूँ? नहीं, मैं तो 10,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो जो हमारा की फैक्टर होता है वही डिटरमाइन करता है हमारे बजट्स कैसे बनेंगे, की फैक्टर। तो हमारा एमसीक्यू पोर्शन यहाँ पर होता है खत्म। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। अगेन डिस्क्रिप्टिव पार्ट बहुत इजी, एकदम लॉलीपॉप जितना इजी है, तो इस इजी पीजी सोल्यूशन को जल्दी से करते हैं। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 1,20,000, सेलिंग प्राइस है हमारा 1,20,000 इज एज फॉलोज, इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये पक्का कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। यहाँ पे वैसे भी 2A में आपका कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट मटेरियल है 50%, डायरेक्ट लेबर 20%, ओवरहेड 30%। सपोज करिए ना कि आपका कॉस्ट है x, टोटल कॉस्ट है x, तो x का आपको ब्रेकअप दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल है 50%, दैट मीन्स 0.5x, लेबर में लगता है 0.2x और ओवरहेड है हमारा 0.3x, 30% मतलब 0.3x, तो ये हमारा कॉस्ट है। अब आप सपोज करिए आपका प्रॉफिट y है, प्रॉफिट y है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, कॉस्ट है x, प्रॉफिट है y, सेल्स आ जाएगा 1,20,000, तो एक इक्वेशन बनकर आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,20,000। क्लियर? दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? अब हमें बताया गया है कि इंक्रीज इन 15% इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज एंटिसिपेटेड। हमें लग रहा है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो 15% से बढ़ने वाला है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा क्या है अभी 0.5, ये 15% से बढ़ जाएगा, प्लस करिए 15%, क्या मिलेगा हमें 15% अगर ये बढ़ जाता है, सपोज ये लगने वाला है 0.575x। लेबर में 25% का कॉस्ट इंक्रीज एंटिसिपेटेड है, तो 25% ये बढ़ गया, ये आएगा हमारा 0.2 प्लस 25%, 0.25x। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो वेरिएबल ओवरहेड जितना लग रहा था उतना ही लगेगा, 0.3x लग रहा था 0.3x ही लगेगा, तो ये हमारा टोटल आएगा कॉस्ट 0.575 प्लस 0.25 प्लस 0.3, 1.125x। पहले कॉस्ट था x, अब कॉस्ट बढ़कर हो गया 1.125x। और इससे हमें क्या बताया जा रहा है कि दिस इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। अगर हम ये 1,20,000 पे गुड्स को बेच देते हैं तो हमारा प्रॉफिट 25% से डिक्रीज हो जाएगा। अभी प्रॉफिट क्या है y, अगर ये 25% डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा 75%। कोई भी चीज़ हमेशा अपने 100% पे होती है, तो 25% डिक्रीज हो गया तो 0.75 हो गया अब ये। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनकर आएगा 1.125x प्लस 0.75y, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है वही 1,20,000। अब x प्लस वाई भी 1,20,000 है, 1.125x प्लस 0.75y भी 1,25,000 है, तो दोनों ही जब दोनों की इक्वेशन की वैल्यू क्या है 1,20,000, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों इक्वेशन इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 1,20,000। तो यही मैंने किया, देखिए डायरेक्ट मटेरियल 0.5, 0.2, 0.3 x आया, प्रॉफिट y है 1,20,000,
और बढ़ के ये कितना हो गया 0.575, 0.25, 0.3, 1.125, दोनों को ऐड किया तो दोनों में जो मेरी वैल्यू है सेल्स प्राइस की वो 1,20,000 ही है। तो इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,20,000 और यहाँ पे 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 1,20,000। दोनों की वैल्यू 1,25,000 है तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.125x प्लस 0.75y। अब सॉल्व करिए, ये x इधर जाएगा तो माइनस होगा और ये 0.75y इधर आएगा तो ये इधर आके माइनस होगा। तो y माइनस 0.75y 0.25y इज इक्वल टू 1.125x माइनस x 0.125x, तो y की वैल्यू आ गई 0.5x। तो अब हमें x और y दोनों x के टर्म्स में है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,20,000, इसमें y की जो वैल्यू आई 1.5x इसको पुट कर दीजिए, x प्लस 0.5x इज इक्वल टू 1,20,000। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ गई 80,000। तो अब हमारा प्रेजेंट स्टेटमेंट बन जाएगा कॉस्ट का। डायरेक्ट मटेरियल 0.5x था, x की वैल्यू पता है 80,000, तो 0.5 इंटू 80,000 40,000, डायरेक्ट लेबर 0.2 इंटू 18,000 16,000, ओवरहेड्स 0.3 80,000 का 24,000, टोटल कॉस्ट आ गई 80,000। प्रॉफिट आपको पता है ये 0.5x के बराबर है, तो 0.5x मतलब 80,000 का 0.5 40,000, सेल्स आ गई 1,20,000। तो प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बन गया। सेल्स पे प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 33.33%। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हमें क्या पूछा गया है, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर। पहले जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे सेल्स पे, हम अभी भी उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, परसेंटेज पहले जो परसेंटेज कमा रहे थे अभी भी उतना ही कमाना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो आप पहले कॉस्ट पे कितना परसेंट कमा रहे थे, कॉस्ट पे 50% कमा रहे थे, तो अभी भी आप चाहेंगे कि कॉस्ट पे आप 50% ही कमाएं। भैया क्वेश्चन में तो सेल्स बोल रहा है, अरे बात एक ही है, चाहे वो सेल्स बोले चाहे वो कॉस्ट बोले, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट किस पे गिवन है। अगर आप प्रॉफिट कॉस्ट पे ले रहे हो तो सेकंड केस में भी फिर प्रॉफिट कॉस्ट पे ही लेना है, और अगर आप प्रॉफिट सेल्स पे ले रहे हो तो सेकंड केस में भी फिर प्रॉफिट सेल्स पे ही लेना है। डायरेक्ट मटेरियल क्या आएगा हमारा 0.575x था, x की वैल्यू 80,000 पता है, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। डायरेक्ट लेबर 0.25 है, मिल गया, ओवरहेड्स भी मिल गया, तो टोटल कॉस्ट मेरे को पता है। अब टोटल कॉस्ट मेरे को पता है, चलिए मैं आपको एक दूसरा लॉजिक बताता हूं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट होता है। आपको पता है कि सेलिंग प्राइस का 1/3 प्रॉफिट कमाना है, देख लीजिए ना, सेल्स है 120, प्रॉफिट है 40,000, मतलब 1/3 प्रॉफिट कमाना है। क्वेश्चन में तो ये मेंशन्ड है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज पहले कमा रहे थे वही चाहिए अभी भी। तो जो भी मेरी सेल्स प्राइस रहने वाली है, सपोज कर लेते हैं मेरी सेल्स प्राइस है 300 रुपीज, तो प्रॉफिट क्या कमाऊंगा 1/3 मतलब 100। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, अगर ये 1/3 है तो ये जो कॉस्ट है ये जरूर 2/3 होगा। अगर प्रॉफिट 1/3 है तो कॉस्ट जरूर 2/3 होगा, वही मैंने यहाँ पे किया। ये 66.67% का मतलब 2/3 ही होता है, तो कॉस्ट जो है वो 2/3 है सेल्स का, कॉस्ट जो है वो 2/3 है सेल्स का। कॉस्ट आपको पता है 90,000 और ये सेल्स का 2/3 है, तो 90,000 को जब आप 2/3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1,35,000 मिल जाएगा। तो सेल्स की वैल्यू आ गई 1,35,000, एकदम इजी है। 2/3 ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट जो कि है हमारा 90,000, तो सेल्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, 90,000 इंटू 3/2, 45,000 इंटू 3, देखिए 1,35,000 आ गया। तो ये 1,35,000 जो है ये आपकी सेल्स प्राइस है, तो प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 2A डन एंड डस्टेड, क्लियर है। चलिए, तो ये जो सोल्यूशन का पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपका काम क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो पहले क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे जितना आपसे होगा, जो आपसे नहीं होगा फिर आप इस सोल्यूशन से रेफर कर सकते हो। यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। 2B, देखिए ये मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अब मटेरियल कॉस्टिंग के लिए क्या बताया गया है, हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप 400 यूनिट्स करके हर महीने में 2 बार परचेस करिए। तो हर महीने 2 बार परचेस करना है, 12 महीने 2 बार करके मैं 400 यूनिट्स परचेस करूंगा, 9600 यूनिट्स।
एक बार ही परचेज करिए मंथली 800 यूनिट्स, अगेन 9600 ही आना है। एवरी 3 मंथ्स में 2400 यूनिट्स, तो हर 3 महीने में परचेज करूंगा, कुल मिला के 4 बार परचेज होगा, 2400 इंटू 4 9600, 6 मंथ ही, तो मतलब एनुअल कंजम्पशन पता चल गया 9600 है। एनुअल कंजम्पशन जो है वो है हमारा 9600 यूनिट्स। अब एनुअल कंजम्पशन 9600 यूनिट्स है। इट इज असर्टेन दैट द परचेज प्राइस पर यूनिट इज 40 रुपीज। परचेज प्राइस है 40 रुपए फॉर डिलीवरीज अप टू 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स तक ये है 40 रुपीज, मतलब 0 से लेके 2000 यूनिट्स तक 40 रुपीज। 2001 से लेके 4000 यूनिट्स तक आपको 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 2001 से 4000 तक, 2001 से 4000 तक 5% का डिस्काउंट मिला, तो 40 माइनस 5%, ये हमारा 38। और इसके बाद बताया है कि 4000 से ऊपर 10% का रिडक्शन है टोटल ऑर्डर कॉस्ट पे। 4000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट, दैट मीन्स अबव 4000 यूनिट्स, ये आपको लगने वाला है 36। 40 माइनस 10% 36। ईच परचेज ऑर्डर इनकर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ ₹250, मतलब ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर स्टोरेज कॉस्ट है ₹12.5 पर यूनिट ऑफ एवरेज स्टॉक क्वांटिटी। हम वैसे भी एवरेज स्टॉक क्वांटिटी लेते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो Q/2 इंटू सी करते हैं, तो वैसे भी हम एवरेज पे ही कंप्यूट करते हैं। 12.5 ये हमारा है कैरिंग कॉस्ट। तो क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन भी गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है, कैरिंग कॉस्ट भी गिवन है। क्या ढूंढना है? कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। ऑप्टिमम ऑर्डर साइज क्या होगा? तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज हम कैसे निकाल सकते हैं? हम देखेंगे कि हमारा टोटल परचेज कॉस्ट जिस केस में सबसे कम आ रहा है वही हमारा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज होगा। हम क्या कंप्यूट करेंगे कि हमारा टोटल परचेज कॉस्ट सबसे कम किस सिचुएशन में है। टोटल परचेज कॉस्ट कैसे मिलेगा? परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट 9600 यूनिट्स मंगाना है और 2000 यूनिट्स तक तो प्राइस फिक्स है 40 रुपए, तो 400 यूनिट्स और 800 यूनिट्स के केस में 40 रुपए लगेगा, लगाया। 2400 यूनिट्स में प्राइस कम हो जाएगा, 38 होगा, क्योंकि 4000 तक 38 लगना है। अब 4000 के बियॉन्ड और 5% कम हुआ, मतलब 10% टोटल में कम हो गया, 36 लगेगा। 36 तो परचेज कॉस्ट मिल गया। सेकेंड अब क्या देखेंगे? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें कैसे मिलता है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना कि मैं कितनी बार ऑर्डर करूंगा। मेरे को 9600 यूनिट्स चाहिए, मैं हर बार जब ऑर्डर करता हूँ तो 400 यूनिट्स ऑर्डर करता हूँ, तो कितनी बार ऑर्डर करने वाला हूँ? 9600 डिवाइडेड बाई 400, सब मिला के मैं 24 टाइम्स ऑर्डर करूंगा और हर बार ऑर्डर करने का 250 रुपये लगता है, तो 24 इंटू 250 6000, फिर 9600 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 800, 12 बार ऑर्डर करूंगा 250 रुपये के हिसाब से 3000 लगेगा। फिर 9600 डिवाइडेड बाई 2400, 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 1000 रुपये लगेगा। 4800 जब ऑर्डर करूंगा तो 2 ही बार ऑर्डर करूंगा, 500 लगना है। और जब पूरा 9600 एक बार में मंगाऊंगा तो एक ही बार ऑर्डर किया, एक बार का ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा 250 रुपये। टोटल कैरिंग कॉस्ट Q/2 इंटू सी, ऑर्डर साइज हमारा 400/2 इंटू 12.5, जो फॉर्मूला पुट कर दिया। तो इस तरह से हमने सारा वैल्यू निकाल लिया। अब टोटल कॉस्ट मिल गया, तो देखिए टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम किस केस में है? सबसे मिनिमम जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पर है 3,76,100। दैट मीन्स कि जब हम 4800 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो हमारा सबसे कम कॉस्ट लगने वाला है। तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज हमारा क्या रहने वाला है? 4800 यूनिट्स। वाई? बिकॉज द टोटल परचेज कॉस्ट एट 4800 यूनिट्स इज द मिनिमम आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स गिवन। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स गिवन है उसमें सबसे कम कॉस्ट आ रही है 4800 यूनिट्स पे, तो ये हमारा आंसर रहेगा। बहुत इजी सा मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। अगेन 3A, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन रेट का क्वेश्चन है ये। ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द मशीन है 3,24,000, जिसपे आपको डेप्रिसिएशन देना है 10% के हिसाब से, ये सब तो ठीक है। 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, तो 3,24,000 का 10% 32,400, बट ये 32,400 तो पूरे साल का है,
हमें क्या चाहिए, महीने का चाहिए, डिवाइड बाई 12, 32,400 डिवाइडेड बाई 12, यह आएगा 2700। नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 200 आवर्स, लेकिन हम सिर्फ 75% कैपेसिटी पे ही काम कर पा रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी क्या है 200 का 75%, दैट मीन्स 150। तो जो भी कंप्यूटेशन हम करेंगे वो 150 आवर्स के हिसाब से करेंगे। जब हम अपना मशीन का रेट निकालेंगे तो 150 आवर्स के हिसाब से निकालेंगे, 200 के आवर्स के हिसाब से नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 200 आवर्स तो हमने काम किया ही नहीं है। वेजेस ऑफ मशीन मैन 125 पर डे, और हर दिन आदमी 8 घंटे काम करता है। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि अब पूरे 30 दिन तो आदमी काम नहीं करेगा ना, यह हो सकता है करे, बट हम देखते हैं कि कितना आदमी काम करने वाला है। ये कैसे पता चलेगा? हमें गिवन है कि नॉर्मल कैपेसिटी हमारी कितनी है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 200, एक महीने में नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 रहते हैं, तो 200 अपॉन 8 दैट इज 25 डेज। तो आदमी सिर्फ 25 डेज ही आ रहा है ऑफिस या फैक्ट्री, जो भी है 25 डेज ही आ रहा है, पूरे 30 डेज नहीं आ रहा है। तो जब कंप्यूटेशन करेंगे तो 25 डेज का करेंगे, 125 इंटू 25, और ये भी 75 इंटू 25। पावर कॉस्ट गिवन है पूरे टाइम वर्क का, मतलब ये 150 आवर्स का ही है। सुपरविजन चार्ज गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग भी महीने का गिवन है। रिपेयर्स मेंटेनेंस भी मंथ का गिवन है। इंश्योरेंस आपको पूरे साल भर का दिया हुआ है, तो महीने का निकाल लेंगे डिवाइड बाई 12 करके, 16250 डिवाइड बाई 12, 1354.16। अदर जनरल एक्सपेंसेस है 27,500, ये भी पूरे साल का है, महीने का निकालना पड़ेगा। यह आएगा हमारा 2291.16, 2291.66, ठीक है। द वर्कर्स आर पेड एक्सक्यूज मी फिक्स्ड डियरनेस अलावेंस ऑफ 1575 पर मंथ। हम वर्कर्स को डियरनेस अलावेंस भी देते हैं, दैट इज 1575 रुपीज। प्रोडक्शन बोनस पेबल टू वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इज इक्वल टू 33.33% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलावेंस। 33.33% का मतलब होता है 1/3, तो बेसिक वेजेस प्लस डीए का 1/3 हम प्रोडक्शन बोनस दे देते हैं। Add 10% of the basic wage and dearness allowance against leave wages and holidays, और बेसिक वेज और डियरनेस अलावेंस का 10% हम लीव वेजेस एंड हॉलीडेज का अलग से देते हैं लेबर को। तो सबसे पहले हम ये कंप्यूट करते हैं ना कि हम टोटल लेबर को पेमेंट क्या कर रहे हैं। 4 चीज़ों का पेमेंट हो रहा है, एक तो जो बेसिक वेज है वो दे रहे हैं, साथ ही साथ हम उन्हें डियरनेस अलावेंस दे रहे हैं, फिर प्रोडक्शन बोनस दे रहे हैं और लीव वेजेस दे रहे हैं। 4 चीज़ दे रहे हैं। तो हमारा बेसिक वेज क्या आया 125 इंटू 25, मैंने बताया 25 डेज ही वर्कर काम कर रहा है, और यहाँ 75 इंटू 25 ये आया। डियरनेस अलावेंस 1575 है ही, ऐड कर दिया, तो मेरे को इन दोनों का सम मिल गया 4700 3450। अब 4750 का 1/3 बेसिक प्लस डीए का 1/3 हम प्रोडक्शन बोनस देते हैं, तो इसका 1/3 1567, और यहाँ पे 1/3 1150। और दूसरा हम देते हैं लीव वेजेस। लीव वेजेस कितना है एट द रेट 10%, 4700 का 10% 470, और हेल्पर का 3450 बन रहा है, 3450 का 10% दैट इज 345। तो टोटल मेरे को मिल गया। तो टोटल हमने लेबर को कितना दिया 11682, 11682 मैंने लेबर को दिया। तो लेबर का भी अब एक कॉस्ट निकल कर आ गया है मेरे पास 11682। अब सारे कॉस्ट मेरे पास है, अब आराम से मशीन का रेट निकाल लेते हैं। देखिए स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या है, सुपरविजन का 3000 लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग का 7500 लग रहा है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग पूरे साल का गिवन था, महीने का निकाल लिया। अदर जनरल एक्सपेंस भी पूरे साल का था, महीने का निकाल लिया। डेप्रीसिएशन मैंने बताया 3,24,000 है, 10% से मल्टीप्लाई किया 32,400 आया, एक साल का डेप्रीसिएशन डिवाइड बाई 12 किया, महीने का आ गया 2700। लेबर वेज हमने निकाल ही लिया है 11,682, तो टोटल ये आ रहा है 28,528, जो कि हमारा स्टैंडिंग चार्ज है। कितने आवर्स के लिए ये लगा है 150 आवर्स। हमने एक महीने में कितना आवर्स काम किया है, सिर्फ 150 आवर्स काम किया है, तो 150 आवर्स के हिसाब से ये बनता है 190.186। ये हो गया हमारा स्टैंडिंग चार्ज जो फिक्स्ड है, लगना ही है। अब दूसरा है मशीन का रनिंग चार्ज। मशीन चलाएंगे तो क्या लगेगा, पावर कॉस्ट, मशीन चलेगा तभी लगेगा 15,000 लगा, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 17,500। ये दोनों ही कॉस्ट पूरे मंथ के थे तो पूरा ले लिया। अब रनिंग चार्जेस पर आवर में कैसे निकालेंगे, 150 आवर्स लग टोटल आवर्स है, डिवाइड कर दीजिए
216.67, दोनों को ऐड किया 406.857 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर। ये कितना इजी क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर का भी, बस लेबर कंप्यूटेशन करना है फिर आराम से निकल जाएगा। ये 3B का क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन, रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी। 2 articles A and B are produced in this production firm. From the details given below, prepare a statement regarding cost sheet. Cost sheet बनाना है and the financial position of the production firm, और financial PL भी बनाना है। 1 यूनिट बनाने के लिए ये डायरेक्ट मटेरियल लगता है, डायरेक्ट वेजेस लगता है। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है? 100% डायरेक्ट वेजेस का, जो वेजेस में लग रहा है पूरा 100%, मतलब जितना वेजेस है उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड है। और ऑफिस ओवरहेड चार्जेस टुवर्ड्स प्रोडक्शन सेंटर एक्सपेंसेस 25% ऑन वर्क्स कॉस्ट, मतलब जो हमारा एडमिन ओवरहेड है वो क्या है? वर्क्स कॉस्ट का 25%, वर्क्स कॉस्ट का 25%। तो वर्क्स कॉस्ट कैसे मिलेगा? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर ऐड किए, मिला प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमें मिल जाएगा हमारा नेट वर्क्स कॉस्ट, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ कुछ है नहीं। अब वर्क्स कॉस्ट मिल गया, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? एडमिन ओवरहेड, तो हमें सीधा मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कितना इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट मटेरियल कैसे आया? 12.5 और यूनिट्स है 200, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 2500। और बी में 7.5 और 500 यूनिट्स है, तो 7.5 इंटू 500 3750। यहाँ पे 10 रुपीज डायरेक्ट वेजेस, 1 यूनिट की है, 200 यूनिट आपने बनाया 2000 रुपये। यहाँ पे 6 रुपये है, 500 यूनिट बनाया 3000 रुपये। प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? डायरेक्ट लेबर का 100%, 2000 3000। वर्क्स कॉस्ट आया। अब वर्क्स कॉस्ट का 25% हमारा एडमिन ओवरहेड है, तो ये 25% आ गया। ऐड किया तो हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये हम बेचने वाले हैं 50 रुपीज़ में, तो 200 इंटू 50 10,000 ए के लिए, और बी में 500 यूनिट्स 30 रुपीज़ के हिसाब से, तो 15,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये बन गया कॉस्ट शीट। अब दूसरा हम बनाते हैं अपना फाइनेंशियल पीएल अकाउंट। फाइनेंशियल पीएल में 2 चीज़ों में फ़र्क है, जैसे एक प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस 4800 लगा और ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंस 4200 लगा। यही दो अलग है ना। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो गिवन है, जितना पर यूनिट है उतना ही लगेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड सोचा था जैसा एब्जॉर्ब करेंगे वैसा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो वहीं पे तो चेंज आएगा। अब हम अपना फाइनेंशियल पीएल बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 2500 3750 सेम, लेबर में भी वही 2000 3000 5000। अब प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लगा है? 4800, एडमिन ओवरहेड लगा है 4200। सेल्स वैल्यू पता ही है, 10,000 ए के लिए, बी के लिए 15,000, तो 25,000। यह आ गया हमारा जो नेट प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर 4750। अब कॉस्ट शीट के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है 1875 प्लस 2812, दैट इज 4687, और यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है 4750। डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हम कैसे बना सकते हैं? रिकंसिलिएशन से रीजन भी दे देंगे। हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि आपको रिकंसिलिएशन भी बनाना है, बट हमने बना दिया ऐसे ही एडिशनल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट क्या आया? 4687। अब कॉस्ट अकाउंट्स में देखिए कितना प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ है, 2000 3000 5000 रुपीज एब्जॉर्ब हुआ है। हमने कॉस्ट शीट में 5000 का एक्सपेंडिचर दिखाया है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में सिर्फ 4800 का। कम खर्चा दिखाएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने खर्चा कम दिखाया है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ गया। तो कॉस्ट में भी क्या करिए? प्रॉफिट बढ़ाइए। आप खुद सोचिए ना, कॉस्ट अकाउंट्स में आपने 5000 का खर्चा दिखाया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में सिर्फ 4800 का खर्चा दिखाया है। 200 रुपये का खर्चा कम है, उसकी वजह से 200 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा है फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो प्रॉफिट ज़्यादा है 200 रुपये का, कॉस्ट अकाउंट्स का भी प्रॉफिट बढ़ा दीजिए। तो कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट मैंने बढ़ा दिया 200 रुपीज़। ज़्यादा प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब किया था, उसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ, ठीक कर दिए, बढ़ा दिए 200। अब एडमिन ओवरहेड्स हमने कितना एब्जॉर्ब किया है? 1625 प्लस 2438, 4063 एब्जॉर्ब किया है। एक्चुअली में कितना लगा है? देखिए एक्चुअली में लगा है 4200। अब एक्चुअली में ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो ज़्यादा खर्चा होगा तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम कर लीजिए। 4063 मैंने खर्चा दिखाया, एक्चुअली में खर्चा लगा है 4200, मतलब मैंने 137 का खर्चा कम दिखाया है, तो कम खर्चा दिखाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा।
तो खर्चा ज़्यादा दिखाइए, प्रॉफिट को कम करिए। 137 से 137 रिड्यूस किया तो ये आ गया 4750। एकदम इजी क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये रिकंसिलिएशन का, ये भी एकदम इजीली हो गया। फिर नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन। A transport company supplies the following details in respect of a truck of 6 ton capacity. ट्रक की कैपेसिटी है सिर्फ 6 टन्स की। कॉस्ट ऑफ ट्रक है 1,20,000। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, ये आएगा 12,000, बट ये 12,000 पूरे एक साल का है। 10 ईयर्स इसकी लाइफ है, तो दैट मीन्स हर एक साल 12,000 डिप्रिशिएट होगा। ये साल का है। यहाँ पे देखिए हर कुछ मंथ में गिवन है, तो हम भी मंथ का निकाल लेते हैं। 1,000 रुपये एक महीने का डिप्रिसिएशन। डीजल ऑयल ग्रीस लगता है 20 रुपये पर ट्रिप ईच डे। कितने ट्रिप्स ट्रक कर रहा है? द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर ईच वे। और सिर्फ एक ही ट्रिप एक दिन में करता है, एक राउंड ट्रिप होता है एक ही बार। और यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि कितने दिन ऑपरेट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे 30 डेज अ मंथ का। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि कितने दिन तक काम हो रहा है, कितने दिन हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैंने एक एजम्पशन ले लिया 30 डेज हम काम कर रहे हैं। तो 30 डेज के हिसाब से 30 डेज, हर दिन में आप एक बार जाते हो एक बार आते हो, 2 ट्रिप्स होता है। और हर ट्रिप का डीजल का कॉस्ट है 20 रुपये का। तो 30 × 2 × 20 ये आएगा 1200 रुपये। एकदम ईजी। रिपेयर मेंटेनेंस 600 गिवन है पर मंथ। ड्राइवर वेज 900 गिवन है पर मंथ। क्लीनर वेज 900 गिवन है। इंश्योरेंस है 6000 पर एनम, साल भर का गिवन है, महीने का निकाल लीजिए 500। अगेन टैक्स पूरे साल भर का गिवन है, महीने का निकाल लीजिए 250। जनरल सुपरविजन चार्ज अगेन 6000 पर मंथ है, तो महीने का निकाल लीजिए 500। कितना इजी क्वेश्चन, देखिए कितना इजी है। टोटल कॉस्ट मिल गया। द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रो द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर ईच वे। On onward trip, freight is available to the extent of full capacity and on return 25% on capacity। मतलब जब हम गुड्स लेके जाते हैं तो पूरा गुड्स लेकर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो सिर्फ 25% कैपेसिटी लेके आते हैं। मेरी कैपेसिटी 6 टन्स की है। जब ट्रक जा रहा है, सपोज करिए कि ट्रक यहाँ जा रहा है, तो जब जा रहा है तो पूरा 6 टन लेके जा रहा है, लेकिन जब वापस आ रहा है तो सिर्फ 25% लेके आता है। तो 6 टन का 25%, दैट मीन्स ओनली 1.5 टन। वापस आएगा तो 1.5 टन लेके आएगा। तो यहां से हमें टन किलोमीटर मिलेगा। देखिए 60 किलोमीटर जाना, कितने दिन तक आप जा रहे हो? 30 डेज तक जा रहे हो। कितने कैपेसिटी के साथ? पूरे 6 टन के साथ। ये तो हम सिर्फ अभी गए। अब जब वापस आएंगे, तो वापस भी जब आएंगे तो 60 किलोमीटर वापस आएंगे, पूरे 30 डेज वापस आना होगा। गए हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि 25 दिन जाएंगे और 30 दिन वापस आएंगे। 30 दिन गए तो 30 दिन वापस भी आएंगे। और कितने कैपेसिटी के साथ? 6 टन्स का सिर्फ 25% कैपेसिटी। ये होगा हमारा 60 × 30 × 6, दैट इज 10,800 टन किलोमीटर। और सेकेंड केस में 60 × 30 × 6 × 25%, 2700 टन किलोमीटर। ये टोटल आएगा 13,500 टन किलोमीटर। एकदम इजी है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। वेरी गुड। देखिए सारे चार्जेस मैंने लिख दिए, जो जो कॉस्ट आपको बताया सबका टोटल क्या 5250 आया। डीजल का 1200 आया बताया, डिप्रिसिएशन 1000 आया, और ये सब तो गिवन ही थे, एकदम इजी। अब फ्रेट पर टन पर किलोमीटर कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट है 5250 डिवाइडेड बाई टन किलोमीटर। कितना टन किलोमीटर है? 13,500 डिवाइड किया तो ये आ गया 0.388 पर टन किलोमीटर। क्वेश्चन में मेरे से देखिए क्या पूछा है, फ्रेट पर टन पर ट्रिप। यहाँ पे हो सकता है कि आप मिस्टेक कर जाओ। पर टन किलोमीटर तो निकाल लिया, लेकिन पर ट्रिप निकालना है। पर ट्रिप में मैं कितना ट्रैवल कर रहा हूँ? हर ट्रिप में 60 किलोमीटर। जब 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ तो 23.33 बनना है। 0.388 मल्टीप्लाइड बाई 60 किलोमीटर्स गया तो 23.33। एकदम क्लियर है। चलिए 4B कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रैक्ट का ही आया है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूरा इजी है।
मटेरियल इशूड 51,000 लिख देंगे, 51,000 का मटेरियल इशू हुआ। प्लांट यूज्ड 15,000 का, हम 15,000 का प्लांट लेकर आए हैं साइट पे, तो पूरा जितना प्लांट लेके आए लिख दीजिए, 15,000 का प्लांट लेके आए। वेजेस 81,000 लिख दिया। अदर एक्सपेंस 5,000 का लगा। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू 1,28,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये जो 1,28,000 है ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। 1,28,000 को 80% से डिवाइड कर देंगे तो वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा। वर्क सर्टिफाइड का 80% 1,28,000 है, डिवाइड कर दीजिए, वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा 1,60,000। Of the plant and material charged to the contract, plant which costed 3,000 and material worth 2,500 were lost. 3,000 रुपए का प्लांट और 2,500 रुपए का मटेरियल लॉस हो गया। तो जब भी कुछ लॉस होगा तो हम कहाँ डाल देंगे, कॉस्टिंग पीएल में। बाय कॉस्टिंग पीएल मटेरियल 2,500, प्लांट 3,000। ठीक है, पूरा प्लांट 15,000 का लेके आए, उसमें से 3,000 लॉस हो गया, इधर लिख दिया। On 31st March 2025 the cost of the work done but not certified 1,000. That means work uncertified है 1,000. मटेरियल इन हैंड्स वर 2,300, तो जो मटेरियल बच जाएगा हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, बाय मटेरियल इन हैंड 2,300। चार्ज 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब यहाँ पे एक चक्कर है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो किस पे चार्ज करें, 15,000 पे करें या 12,000 पे करें, ये तो एक चक्कर है, 15,000 पे करें या 12,000 पे करें। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने 12,000 पे चार्ज किया है। 15,000 रुपये का हम प्लांट लेके आए, 3,000 रुपये का प्लांट चला गया, तो मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास 12,000 का ही प्लांट था। 12,000 प्लांट के वैल्यू पे डिप्रिसिएशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 15,000 का प्लांट है, इसमें से 3,000 तो लॉस हो गया, तो मेरे पास सिर्फ 12,000 का प्लांट बचा। अब 12,000 के प्लांट पे 15%, दैट मीन्स 1,800 रुपये का प्लांट यूज हो गया। तो 12,000 का प्लांट बचा हुआ था, उसमें से 1,800 रुपये यूज हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ प्लांट बचेगा वो कितना है, 12,000 माइनस 1,800, दैट इज 10,200। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाई प्लांट एट साइट। मैं 15,000 का प्लांट लेके आया, 3,000 का प्लांट भुला गया, तो वो मैंने यहाँ लिखा। और मेरे पास अब जो प्लांट बचा है उसकी वैल्यू क्या है, 12,000 का प्लांट था, उसमें से 15% डिप्रिसिएशन हो गया, दैट मीन्स 10,200 का प्लांट बचा हुआ है, तो वो मैंने लिख दिया बाई प्लांट एट साइट। आप ये सब नहीं करके सीधा भी बाई डिप्रिसिएशन लिख सकते थे, फिर आप ये भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते, सीधा यहाँ पर टू डिप्रिसिएशन लिख देते, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,800। ये एक ऑल्टरनेटिव है। फिर यहाँ पे आपको ना ये लिखना रहता ना ये लिखना रहता, बात एक ही है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें एक एजम्पशन और आ सकता है कि ये डेप्रिसिएशन 15,000 पे भी कैलकुलेट हो सकता है, तो वो इंस्टीट्यूट का जब सजेस्टेड आंसर आएगा तभी पता चलेगा। मेरे हिसाब से जो मेरे को सही लगा वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो मैं आपको बस एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि 15,000 पे इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करे डेप्रिसिएशन, हमने इस 12,000 पे कैलकुलेट किया है। तो भाई कॉस्ट ऑफ वर्क अब मिल जाएगा, जितने खर्चे लगे, जितना पैसा आया उन सबको यहाँ लिखा, तो कॉस्ट ऑफ वर्क मिला 1,34,000। तो जो हमने काम किया उसकी वैल्यू है 1,34,000। अब कितना वर्क सर्टिफाई हुआ 160, और वह अभी भी अनसर्टिफाइड है 1,000 का, 1,61,000। नोशनल प्रॉफिट आया 27,000। कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो गया है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख रुपीज़ का था, 80% तक तो सर्टिफाइड है, मतलब मेरा जो काम है 3 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 50% से तो ज़्यादा ही काम हो गया है। अब जब 50% से ज़्यादा है तो हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 2/3 ट्रांसफर करेंगे। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट 27,000 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड 80% आपको गिवन है ऑलरेडी, तो 2/3 इंटू 27,000 इंटू 80%, ये हमारा आ जाएगा 14,400। ये जाएगा पीएल में, और जो बचा हुआ है वो चला जाएगा पीएल रिजर्व में। एकदम इजी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का, सारे खर्चे लिखे, जो अभी भी बचा हुआ है उसको क्रेडिट साइड में लिखा, कॉस्ट ऑफ वर्क मिला, कॉस्ट ऑफ वर्क को फिर वर्क इन प्रोग्रेस के साथ कंपेयर किया, तो 27,000 रुपये का नोशनल प्रॉफिट आया। अब नोशनल प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया।
5A प्रोसेस अकाउंट्स का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपके बुक में भी है, बस थोड़ा फिगर अलग है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट्स मैंने ट्रांसफर किया एट अ कॉस्ट ऑफ 1, तो लिख दीजिए टू मटेरियल अकाउंट 10,000 यूनिट्स आए, 1 रुपये के हिसाब से 10,000। और क्या क्या इनपुट हमने प्रोसेस में दिया, मटेरियल डाला 1,000 का, लेबर डाला 5,000 का, एक्सपेंस डाला 1,050 का, लिखा। ओवरहेड्स हम एब्जॉर्ब करते हैं 168% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर है हमारा 5,000 का 168% 8,400 मिल गया। 5,000 का 168% 8,400, टोटल कॉस्ट आई 25,450। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, आपको नॉर्मल लॉस हो रहा है। नॉर्मल लॉस कितना है, 5% का। आपने इनपुट डाला 10,000 यूनिट्स, 10,000 का 5%, 500 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हुआ। स्क्रैप में बेचेंगे, कितने में बिकेगा, 0.25 में, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 0.25 में बेचा, तो 500 इंटू 0.25 125, इसकी वैल्यू आ गई। तो जो रिमेनिंग है वो हम निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस लेस स्क्रैप रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट क्या लगी 25,450, उसमें से स्क्रैप रियलाइजेशन है 125 डिवाइडेड बाय 10,000 गुड्स मैंने डाले, 500 का नॉर्मल लॉस हो गया 500 यूनिट्स, 9500 यूनिट्स पे कैलकुलेट किया 2.66 आया, तो वैल्यू आ गई 25,325। ये जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस पे, प्रोसेस बी। तो प्रोसेस ए अकाउंट से आया 9500 गुड यूनिट्स 25,325 पे। अब यहाँ पे क्या क्या खर्च हुआ है, 1,500 8,000 1188, तो 1,500 11,000 1,500 8,000 और 1188, और एक ओवरहेड्स है 168% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो 168% ऑफ डायरेक्ट लेबर है हमारा 8,000, तो ये आ गया 13,440। टोटल कॉस्ट क्या मिला 49,453। अब यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस है वो है हमारा 4% का। तो गुड्स डाले हमने 9,500 यूनिट्स, 9,500 यूनिट्स का 4%, 9,500 मल्टीप्लाइड बाई 4% 380, और किस वैल्यू पे ये बिक रहा है 0.50 पे, तो हमने बेचा 190 रुपीज़ मिल गए। अब अगेन हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 49453 टोटल कॉस्ट लगा, स्क्रैप रियलाइजेशन है 190 का, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, तो 9,500 यूनिट्स हमने डाले, 380 का नॉर्मल लॉस है, तो ये वैल्यू आई 5.40 49263। क्लियर एकदम। अब इसका जो आउटपुट है वो चला जाएगा प्रोसेस सी में एज इनपुट, प्रोसेस बी अकाउंट 9120 यूनिट्स 5.40 के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या क्या खर्च लगा, यहाँ पे हमारा खर्च लगेगा 1480 6500 1605, तो एज इट इज लिख देंगे 1480 6500 1605। एक एडिशनल खर्चा है ओवरहेड्स का, ओवरहेड्स अकाउंट 168% ऑफ 6500, यह आएगा 10,920। टोटल कॉस्ट आया 69,768। अब यहाँ पे एक चक्कर है, चक्कर क्या है कि आपको यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है नहीं गिवन है, तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ₹10 पर यूनिट फेचिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। 10 रुपीज़ पे मैंने बेचा है और इसमें 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट क्या रहा होगा खुद सोचिए। 10 रुपये में बेचा, 20% प्रॉफिट है, तो 2 रुपये प्रॉफिट का है, दैट मीन्स 8 रुपीज़ कॉस्ट है। 10 माइनस 20% 8 रुपीज़। 10 रुपये में आपने बेचा, 20% प्रॉफिट है, तो 20% क्या होता है 10 रुपये का 2 रुपये, दैट मीन्स 8 रुपीज़ आपका कॉस्ट है। और कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस माइनस स्क्रैप रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस यूनिट्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट कितना इनकर हुआ है पूरा प्रोसेस में 69768, 69768 इनकर हुआ है। अब इसमें नॉर्मल लॉस क्या है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये गिवन है कि जो भी नॉर्मल लॉस होता है उसको मैं 1 रुपये पे बेचता हूँ, जो भी नॉर्मल लॉस होता है उसको मैं 1 रुपये पे बेचता हूँ। तो सपोज करिए ना कि आपको नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो x यूनिट्स का हुआ है, नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो x यूनिट्स का हुआ है, तो x यूनिट्स का नॉर्मल लॉस और 1 रुपये में बिका, तो जितना x है x इंटू 1 x ही आना है, x यूनिट्स लॉस हुआ 1 रुपये में बिका तो x रुपीज़ आएगा डिवाइडेड बाई
यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट्स आपने प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किए थे, 9120 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स को मैंने एक्स एज्यूम किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 रुपीज के बराबर होनी चाहिए। कॉस्ट तो मेरे को गिवन है 8 रुपीज ना, देखिए कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज सेलिंग प्राइस है, उसमें से 2 रुपए प्रॉफिट का माइनस हुआ तो 8 रुपीज कॉस्ट आ गया। अब आप एज्यूम करिए कि आपका जो नॉर्मल लॉस है वो x यूनिट्स है, तो x यूनिट्स को बेच के पैसा कितना मिलेगा, हर एक यूनिट पे 1 रुपए मिलना है, तो x यूनिट्स पे x रुपीज मिलेगा। अब कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस दैट इज 69768 माइनस स्क्रैप रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के यूनिट से मेरे को क्या स्क्रैप रियलाइजेशन हुआ, x यूनिट्स का लॉस है 1 रुपए मिला, x डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस 9120 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स भी x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया पूरा तो ये मिल गया 456 यूनिट्स, तो 456 यूनिट्स का लॉस हुआ। अब यहाँ लिख देंगे 456 1 रुपए के हिसाब से। अब फिनिश स्टॉक 8664, 8 रुपीज कॉस्ट गिवन है, बन गया पूरा प्रोसेस। वेस्टेज का परसेंटेज भी ढूंढना है तो वो भी मिल जाएगा। कितना लॉस हुआ है, 456 यूनिट्स लॉस हुआ है। कितने यूनिट्स मैंने प्रोसेस में डाले थे, 9120, तो 456 अपॉन 9120 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5%। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एकदम एज इट इज आपके बुक में है, बस फिगर्स थोड़ा सा इधर उधर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये लास्ट का जो प्रोसेस सी अकाउंट बनाना है ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए चैलेंजिंग हो जाए, बट उसमें भी कोई हार्ड पार्ट नहीं है, वो इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 5B, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस बार चांस था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस पूछना चाहिए था इन लोगों को, बट इन्होंने लेबर पूछा है। देखिए क्या क्या गिवन है आपको, 40 आवर्स वीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड सब कुछ गिवन है, स्टैंडर्ड डेटा एक्चुअल डेटा गिवन है। स्टैंडर्ड आउटपुट है 2000 यूनिट्स, 40 आवर्स में आपको 2000 यूनिट्स बना लेना था, आपने बनाया है सिर्फ 1800 यूनिट्स। तो हम देखते हैं कि 1800 यूनिट्स बनाने के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए था। 40 आवर्स आपको दिए गए जिसमें 2000 यूनिट्स बनना था, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या रहने वाला है, आपको 2000 यूनिट्स के लिए 40 आवर्स दिए गए, आपने बनाया सिर्फ 1800, तो 1800 के लिए क्या बनता है, 4000 बाई 2000, 40 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1800, 36 आवर्स। दैट मीन्स आपने इस 40 आवर्स के वीक में सिर्फ 36 आवर्स का काम किया है। अब नॉर्मल आइडल टाइम है 2 आवर्स, अब आइडल टाइम भी है 2 आवर्स, तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर क्या है, 40 आवर्स माइनस 2 आवर्स तो आइडल है, दैट इज 38 आवर्स हमारा एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम है। निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड वेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या लगना चाहिए था, माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। तो एक्चुअल में क्या लगा है वो पता चल जाएगा कि 50 वर्कर्स है, 40 आवर्स इनको मिला, इनको भी 40 आवर्स, इनको भी 40 आवर्स। जब हम पेमेंट करेंगे तो पूरे 40 घंटा का पेमेंट करेंगे ना, 2000, 1200, 800। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्टिव और आइडल टाइम दोनों को अलग अलग करके बनाया है। क्यों, क्योंकि जब हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं तो वो हम प्रोडक्टिव आवर्स पे निकालते हैं, बट जब कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस में हम क्या देखेंगे कि हमने लेबर को पैसा कितना दिया, तो लेबर को हम क्या सिर्फ प्रोडक्टिव आवर का पैसा देंगे, नहीं, उसको तो पूरा पैसा देंगे ना। मैंने बस यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है, प्रोडक्टिव आवर्स का और आइडल टाइम का, दोनों का वेज अलग अलग निकाला है। आप ऐड कर दीजिए, जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा ना। दो ही चीज़ तो है, एक प्रोडक्टिव है एक आइडल टाइम है, तो प्रोडक्टिव और आइडल दोनों को ऐड किया तो टोटल मिल गया। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप ऐसा समझिए, 50 लेबर है, 40 घंटा काम किया, 2000 आवर्स काम हुआ। 30 लेबर है, 40 आवर्स काम किया, 1200 आवर्स काम हुआ। 20 लेबर है, 40 आवर्स काम किया, 800 हुआ। अब 2000 इंटू 50, 1 लाख रुपए इसको मैंने दिया होगा। यहाँ पे 35 रुपीज़ है, 1200 काम हुआ है, 42,000 मैंने दिया होगा, और 800 इंटू 10, 8000 मैंने दिया होगा। तो कुल मिला के लेबर को मैंने दिया 1,50,000। अब देखते हैं स्टैंडर्ड वेज क्या बनता है। स्टैंडर्ड वेज क्या बनता है, 36 लेबर्स हैं, सॉरी 65 लेबर्स हैं, और स्टैंडर्ड के हिसाब से 36 आवर्स ही लगना चाहिए था, तो 36 के हिसाब से 2340 आवर्स काम हुआ।
यहाँ पे 20 लेबर है, 36 आवर्स स्टैंडर्ड था, 720 आवर्स, 36 इंटू 15 540, तो मल्टीप्लाई किया 1,35,000 बनता है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 1,35,000 बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना लग गया, 1,50,000, 15,000 ज़्यादा लग गया है। तो ये मेरा 15,000 रुपये का कॉस्ट वेरियंस क्या रहेगा, एडवर्स। लेबर कॉस्ट वेरियंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअली में जो प्रोड्यूस हुआ है उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, सिर्फ 1,35,000। इस 1,35,000 का मैंने 1,50,000 का पेमेंट किया है, फिर 15,000 रुपये ज़्यादा किया है, एडवर्स वेरियंस। सेकेंड एफिशिएंसी वेरियंस निकालना है, तो एफिशिएंसी वेरियंस हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स पे। तो प्रोडक्टिव आवर्स स्किल्ड लेबर के लिए 1900 है और स्टैंडर्ड में था 2340। तो आप देखिए 1900 आवर्स में ही काम हो गया है, जो काम 2340 आवर्स में होना चाहिए था। स्किल्ड लेबर को मैंने 2340 आवर्स दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1900 आवर्स ही लिया। तो 2340 माइनस 1900 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे एफिशिएंसी में हम सिर्फ टाइम देखते हैं कि मेरे को कितना टाइम दिया गया वर्सेस मैंने कितना टाइम लगाया। रेट से मतलब नहीं, इसीलिए स्टैंडर्ड रेट लेंगे। मेरे को दिया गया ज़्यादा टाइम, मैंने लिया कम टाइम, तो मेरे लिए ये वेरिएंस क्या रहने वाला है, फेवरेबल, 19,800 फेवरेबल। सेमी स्किल्ड में मैंने लगाया 1140 आवर्स, मेरे को दिया गया था 720 आवर्स, मतलब मैंने ज़्यादा टाइम लगाया है, तो अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। 720 माइनस 1140 इंटू स्टैंडर्ड रेट 30 रुपीज़, 12,600 एडवर्स। क्लियर है। अनस्किल्ड में 540 आवर्स लगना था और मैंने लगा दिया 760 आवर्स। अगेन यहाँ पे भी ज़्यादा लगाया है, तो ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो एडवर्स वेरिएंस आएगा। 540 माइनस 760 इंटू 15 3300 एडवर्स। तो नेट में अगर हम देखें तो ये आ रहा है 3900 फेवरेबल। मतलब नेट में मैंने फ़ायदा ही करवाया है, जो काम मतलब नेट में फ़ायदा हुआ है कि अगर स्टैंडर्ड में करवाता तो शायद ज़्यादा पैसा लगता है एफिशिएंसी के हिसाब से। अब थर्ड है आइडल टाइम वेरिएंस। तो आइडल टाइम वेरिएंस ऑलवेज एडवर्स होता है, ये आप जानते ही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आइडल टाइम का क्या पैसा है स्टैंडर्ड के हिसाब से, वही हमारा आइडल टाइम वेरिएंस होता है। तो आइडल टाइम हमारा क्या है, देखिए आइडल टाइम है 100 आवर्स, 60 आवर्स, 40 आवर्स। तो जो भी आइडल टाइम है उसको स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 आवर्स 45 रुपये मेरा स्टैंडर्ड रेट है, 4500 एडवर्स। 60 आवर्स आइडल टाइम है, 30 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट देते हैं, तो 1800 बेकार का गया स्टैंडर्ड के हिसाब से। और यहाँ पे आइडल टाइम है 40 आवर्स, 15 रुपीज़ का हम वेज पेमेंट करते हैं, 600। तो कुल मिला के 6900 एडवर्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब एफिशिएंसी वेरिएंस हम निकालेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स पे निकालेंगे। कॉस्ट वेरिएंस में हमें मतलब ही नहीं है एक्चुअल आवर्स से, मतलब एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स से। वहाँ पे तो जब पैसा दे रहे हैं तो पैसा तो पूरा अनप्रोडक्टिव हो चाहे प्रोडक्टिव हो सबका ही देंगे, तो टोटल आवर्स का पेमेंट होगा। और आइडल टाइम हमेशा अनप्रोडक्टिव आवर्स पे निकलता है। एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एकदम इतना इजी क्वेश्चन। वेरिएबल कॉस्ट है 20, सेलिंग प्राइस है 70, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, कंट्रीब्यूशन है 50, दैट मीन्स 1000 यूनिट्स। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो सेल्स का जो मास्टर फॉर्मूला है वो लगाइए। सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, प्रॉफिट चाहिए 30,000 का, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन 50 रुपये, 1600 यूनिट्स आ गया। एकदम सिंपल। इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 यूनिट्स मोर पर ईयर, कंपनी चाहे तो 600 यूनिट्स और बना सकती है। अभी उसकी कैपेसिटी कितनी है 2000, 600 और बनाएगी तो 2600 यूनिट्स बनने वाले हैं विद एन एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2000, बट उसके लिए एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 2000 का, तो 52,000 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। 50,000 तो लग रहा है, 2,000 और बढ़ जाएगा, 52,000 लगेगा। व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट पर यूनिट एज टू अबव। मैं क्या सेलिंग प्राइस रखूं कि मैं सेम प्रॉफिट पर यूनिट कमा लूं। तो मैं प्रॉफिट पर यूनिट कितना कमा रहा हूं, ऑप्शन 2 में 30,000 यूनिट्स, 30,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया 1600 यूनिट्स से, तो 13,000 बाई 1600, 18.75 पर यूनिट का प्रॉफिट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 20। जब हम अपना सेल्स प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट में दो चीज़ें, एक फिक्स्ड कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट।
तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊट पटांग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। 52,000 रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट लगा कितने यूनिट्स के लिए? 2600 यूनिट्स के लिए। तो पर यूनिट का कॉस्ट क्या आया? 20 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी आपका 20 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट आ गया 40 और आपको 18.75 का प्रॉफिट चाहिए। 18.75 का प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 20 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, 20 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट, 40 रुपये और प्रॉफिट चाहिए 18.75। तो सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला है? 58.75। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 6B, ABC लिमिटेड इज एंगेज्ड इन 3 डिस्टिंक्ट लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन। 3 गुड्स बना रही है। देयर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस आर एज अंडर। प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है। The management wants to discontinue one line and gives you the assurance that production in 2 other lines shall rise by 50%. किसी एक यूनिट का प्रोडक्शन हम बंद करेंगे और बाकी दोनों का 50% से बढ़ा देंगे। They intend to discontinue the line which produces product A as it is less profitable. कंपनी चाह रही है कि प्रोडक्ट ए को हम बंद कर दें क्योंकि उससे हमें सबसे कम प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर हम प्रोडक्ट ए को बंद करेंगे तो बी में 50% बढ़ जाएगा, तो 3000 यूनिट्स बना पाएंगे। और सी में 5000 बना रहे हैं, 50% बढ़ जाएगा, 7500 यूनिट्स बना पाएंगे। तो आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, मतलब कंक्लूजन देना है कि क्या सही रहेगा। तो देख लेते हैं ना, अभी फिक्स्ड कॉस्ट क्या लग रहा है। देखिए जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो तो हम ए को बंद कर देंगे तो भी लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा लगता है 5 रुपये है 3000 यूनिट्स का ए में। बी में 8 रुपीज़ लगता है 2000 यूनिट्स के लिए, और सी में 9 रुपीज़ लगता है 5000 यूनिट्स के लिए। दैट इज़ 15,000 प्लस 16,000 प्लस 45,000। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या आएगा? 45,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000, 76,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है। ये तो एज इट इज़ लगेगा, कोई भी प्रोडक्शन लाइन बंद हो 76,000 का तो फिक्स्ड कॉस्ट लगना ही है। अब ए में कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? 18 प्लस 7 प्लस 2, ये इसका वेरिएबल कॉस्ट है 27। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए सोल्यूशन से ही देख लेते हैं। ए 3000 यूनिट्स, बी 2000 यूनिट्स, सी 5000 यूनिट्स में बना रहा हूँ। सेल्स पर यूनिट है 40, 60, 61। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 18 प्लस 7 प्लस 2, 27। कंट्रीब्यूशन आ गया 13। यहाँ पर 26 प्लस 9 प्लस 3, 38 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है। 60 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है, 22 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन है। और सी में 43 रुपीज़ का आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 61 सेलिंग प्राइस है। कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 61 माइनस 43, दैट इज 18 रुपीज़। टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, यूनिट्स के साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करिए। 39, 44, 90, 1,73,000 रुपीज़ का टोटल कंट्रीब्यूशन आया। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करिए, 76,000, तो ये आ जाएगा 97,000। क्लियर है? अब अगर हम प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, देखिए प्रोडक्ट ए को ही डिसकंटिन्यू करना सही है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है। देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन ए से ही सबसे कम है। बी और सी में 44 और 90,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ए में कंट्रीब्यूशन ही सबसे कम है। तो बेहतर है कि हम ए को बंद कर दें। अब ए को जब हम बंद कर देते हैं तब हम क्या कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हैं, चेक करिए। प्रोडक्ट बी से मैं 2000 यूनिट्स बना रहा था, अब 50% बढ़ जाएगा सेल, तो 2000 प्लस 50%, 3000 यूनिट्स अब बेचेंगे। और सी में 5000 यूनिट्स अभी बना रहा था और 50% बढ़ना है, 7500। कंट्रीब्यूशन तो आपको मालूम ही था, 22 और 18 है। मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकालिए, 66,000 और 1,35,000। 2,01,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन आया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या लग रहा था? 76,000, माइनस करिए, 1,25,000 के प्रॉफिट पे आप पहुंच गए। पहले प्रॉफिट हम कमा रहे थे 97,000, अब कमा रहे हैं 1,25,000। तो क्या हमें प्रोडक्ट ए को बंद करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। 97,000 कमा रहे थे, 125 पे पहुंच गए हैं। दैट मीन्स 28,000 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है। तो बढ़िया है, डिसकंटिन्यू कर दो।
इजी। 7A, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कैश पोजीशन, मतलब कैश बजट का क्वेश्चन है। अप्रैल मई जून का आपको कैश पोजीशन निकालना है। सेल परचेज वेज सेल एक्सपेंस गिवन है। सेल्स 10% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल्स, बैलेंस इक्वली रियलाइज इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ्स। तो जिस महीने सेल करते हैं उस महीने 10% आता है, तो बचा कितना, 90% बचा। अब ये 90% आगे के 2 महीने में आता है, मतलब 45। इसका मतलब है कि सपोज करिए आपने अगर अप्रैल में कोई सेल किया है तो अप्रैल में आपको 10% मिलेगा। क्या बचा, 90% बचा। 90% में 45% मई में मिलेगा, और जो बचा हुआ 45% है वो आपको आगे वाले महीने जून में मिलेगा। क्लियर है? इस लाइन का ये मतलब है कि 10% तो उसी महीने में मिला, अप्रैल में सेल किया तो 10% अप्रैल में मिल गया। अब जो 90% का बैलेंस है वो आपको आगे 2 महीने में मिलेगा, दैट मीन्स मई में और जून में 45%। परचेजेस क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। जिस महीने में गुड्स आया उसके नेक्स्ट मंथ पेमेंट हुआ। अप्रैल में गुड्स आएगा, मई में पेमेंट होगा। वेजेस 20% पेड इन अरियर्स इन द फॉलोइंग मंथ। 20% आप नेक्स्ट मंथ में पे करते हो, तो इसका मतलब 80% तो करेंट मंथ में होता है। अप्रैल का जो वेज होगा उसका 80% अप्रैल में ही चला जाएगा, जो बचा हुआ 20% है वो कब जाएगा, मई में जाएगा। सेल एक्सपेंसेस पेड इन द मंथ इटसेल्फ, सेल एक्सपेंस को उसी महीने पेमेंट कर देते हैं। इनकम टैक्स 20,000 पेबल इन जून, जून में देना है 20,000। डिविडेंड 12,000 पेबल इन जून, डिविडेंड भी 12,000 जून में देना है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000 रिसीव्ड हाफ ईयरली इन मार्च एंड सितंबर, मार्च में और सितंबर में आ रहा है। कैश बजट हमें कब बनाना है, अप्रैल मई जून, तो ना मार्च है ना सितंबर है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, कोई रेफरेंस ही नहीं है ना। मार्च और सितंबर में आएगा तो उसका तो बनाना ही नहीं है। कैश बैलेंस ऑन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 40,000, तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 40,000, तो ओपनिंग बैलेंस 40,000। अब पैसे कहाँ से आएंगे, सेल से आएंगे, सेल रियलाइजेशन। अब सोचिए अप्रैल में जो सेल होगा उसमें क्या क्या पैसा आने वाला है। अप्रैल में 10% तो पहले अप्रैल का ही आएगा, और जो पिछला 2 महीने का है वो भी तो आएगा, फरवरी का और मार्च का, दोनों का पैसा अप्रैल में आना है। तो देखिए फरवरी का कितना पैसा आएगा, फरवरी में 1,20,000 रुपीज़ का सेल हुआ है, तो 10% फरवरी में मिल गया होगा, 10% फरवरी में मिल गया होगा, 45% मार्च में मिलेगा और 45% अप्रैल में मिलेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? 1,20,000 में 10% तो उसी महीने मिल गया फरवरी में। अब जो बैलेंस है वो 2 महीने में मिलना है, मार्च में और अप्रैल में, तो मार्च में कितना मिलेगा, 45%। 1,20,000 का 45%, 54,000 फरवरी का आया अप्रैल में, सेम मार्च में भी होगा। मार्च का 1,30,000 है, तो 10% तो मार्च में ही मिल गया। अब जो 90% है उसमें 45% कब मिलेगा, अप्रैल में, और 45% मिलेगा मई में। तो मार्च का जो सेल है, तो मार्च का सेल है 1,30,000, इसका 45% मिलना है मई में और 45% मिलना है अप्रैल में। 1,30,000 का 45%, 58,500 अप्रैल में, 58,500 मई में। क्लियर है? अप्रैल में जो सेल हुआ उसका पैसा अप्रैल में आएगा 10%, 45% आएगा मई में, 45% आएगा जून में। वैसे ही तो चल रहा है, 10% उसी महीने में, 45% नेक्स्ट मंथ और 45% नेक्स्ट मंथ। तो कुल मिला के 70,000 का सेल किया, 10% अप्रैल में आ गया, 45% 31,500 मई में आया और 31,500 आया जून में। क्लियर? अब हमने जो मई में सेल किया होगा उसका 10% मई में ही आ गया। हमने सेल किया 1,16,000 का, तो 1,16,000 का 10% 11,600 मई में आ गया, और 45% कब आएगा, जून में। 1,16,000 का 45%, 52,200 जून में। अब फिर जून में बात करें तो जून में जो भी सेल किया होगा उसका 10% आएगा जून में, फिर 45% आएगा जुलाई में, 45% आएगा अगस्त में। तो हमें सिर्फ किसका बनाना है, जून का बनाना है, जुलाई और अगस्त का तो बनाना नहीं है। तो 85,000 का सेल किया, 85,000 के सेल्स पे 10%, दैट इज 8,500 जून में मिला। अब पेमेंट क्या क्या करेंगे, पेमेंट सबसे पहले तो परचेजेस, 1 महीने आगे का पेमेंट हम करते हैं। मार्च का पेमेंट होगा अप्रैल में, अप्रैल का पेमेंट होगा मई में, मई का पेमेंट होगा जून में। तो मार्च का पेमेंट 98,000 अप्रैल में जाएगा, 98,000 माइनस किया। फिर अप्रैल का जो परचेजेज है, अप्रैल में 1 लाख का परचेज है वो मई में जाएगा, और जून में मई का परचेज जाएगा। मई में हमने कितना परचेज किया, 1,03,000 माइनस किया। वेजेस
अब 80% करंट मंथ का करंट मंथ में चला जाता है और 20% जाता है नेक्स्ट मंथ में। तो अप्रैल में हमने वेज पेमेंट किया है 8,000 का 80% अप्रैल में ही जाएगा, 8,000 का 80% 6,400। और मार्च का भी तो 20% देना पड़ेगा। मार्च में कितना मैंने पेमेंट किया है वेज का? मार्च में वेज है 12,000, तो 12,000 का 20% अप्रैल में जाएगा 2,400। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट जब आप शांत मन से बनाएंगे ना तो बहुत ईजी है। वेज में 80% अप्रैल का है तो अप्रैल में जाएगा, और पिछले महीने का 20%। तो अप्रैल का कितना था 8,000 का 80% अप्रैल में गया, और मार्च का 20% अप्रैल में जाएगा, तो मार्च का कितना है 12,000 का 20% गया। सिमिलरली मई में क्या होगा? मई का जो वेज है उसका 80% जाएगा और अप्रैल का वेज का 20% जाएगा। तो मई में वेज कितना है? मई में वेज है 10,000, तो 10,000 का 80% 8,000 मई में ही जाएगा, और अप्रैल का जो वेज है उसका 20% जाएगा इधर। देखिए 6,400 था, 1,600 नेक्स्ट मंथ में चला गया, हो गया पूरा 8,000 खत्म और 8,000। सिमिलरली जून में, तो जो भी जून का वेज है उसका 80% तो आप जून में ही देने वाले हो। जून का वेज कितना है 8,000 का 80% 6,400 जून में जाएगा, और जो मई का है उसका 20% जून में जाएगा। तो मई का 10,000 है, 10,000 का 20% 2,000 गया। अब दो खर्चा, इनकम टैक्स और डिविडेंड, दोनों जून में जाना है, माइनस किया। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आया 47,700। ये 47,700 जो क्लोजिंग है मई के लिए ओपनिंग बन जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग आया 29,700, ये इसके लिए ओपनिंग बन जाएगा। सॉल्व किया तो यहाँ पे 29,500 का ओवरड्राफ्ट आ रहा है, तो ये हमें ओवरड्राफ्ट से फुलफिल करना पड़ेगा, यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। बस क्या होता है ना, कैश बजट का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है क्वेश्चन, मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बस इसको आप बहुत शांत मन से सॉल्व करेंगे ना, इजीली हो जाएगा। चक्कर कहाँ पर है? सेल्स में चक्कर है। सेल्स में क्या है? जिस महीने सेल करते हैं उसका 10%, और नेक्स्ट के 2 महीने में 45% करके आना है। और दूसरा चक्कर है वेज में 80% करंट मंथ का जाता है और 20% प्रीवियस मंथ का जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा सारा प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पर डिस्कस हो गया है। अब बचा क्या? बचा है आपका थ्योरी पार्ट। स्कोप ऑफ कैश 5 क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या है? एवरेज इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या बताता है? ये स्टैंडर्ड को हम किस लिए यूज करते हैं? एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम क्या मिलने वाला है उसको डिटरमाइन करने के लिए, फिर फ्रेट सब्सिडी, फ्रेट कॉस्ट एलिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनवर्ड फ्रेट कॉस्ट, और कंजम्पशन ऑफ फ्रेट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हाइपोथिकेटेड विद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, ये याद ही करना पड़ेगा। डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं? जैसे साइज ऑफ फर्म, अगर साइज ऑफ फर्म बड़ा है तो कॉस्टिंग सिस्टम को भी आपको उसके हिसाब से डिटरमाइन करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें मेरे बताने जैसा कुछ है नहीं। गिव द मीनिंग ऑफ आइडल टाइम, एग्जामिन द रीजंस फॉर आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम वो टाइम है जब वर्कर्स काम नहीं करते बट उनका पैसा उसको मिलता है। पीरियड फॉर विच एम्प्लॉयज और मशीनरी आर नॉट एक्टिवली एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क बट आर बीइंग स्टिल पेड। काम नहीं कर रहे बट पैसा देना पड़ रहा है। कॉजेस क्या क्या है? प्रोडक्टिव कॉज है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, इकोनॉमिक कॉज है, पूरा प्योर याद करने वाला ही है। एग्जामिन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अलग अलग मेथड्स क्या क्या है? एक है आपका स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, जिसमें जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, और प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये होता है सर्विस इंडस्ट्री के लिए। तो इन सबको बस एक्सप्लेन करना था। तो देखिए थ्योरी पार्ट भी बहुत ईजी था और प्रैक्टिकल पार्ट तो कहना ही नहीं है, इतना ईजी था। तो प्लीज़ आप इस सोल्यूशन को फॉलो करें। और एक डिस्क्लेमर मैं पहले देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये मैंने अपने हिसाब से, अपने एजम्पशंस के हिसाब से बनाया है। तो हो सकता है कि जब इंस्टीट्यूट अपना आंसर रिलीज करे तो वो कुछ और एजम्पशन के हिसाब से भी कर सकती है। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं बस इस पीओवी से कि आप ये डिसाइड कर ले कि आपका ये जो दिसंबर 25 का अटेम्प्ट है, इसमें आप अपना वैल्यू निकाल ले मार्क्स का कि आप क्या स्कोर करने वाले हो। तो आपको बेटर पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर नेक्स्ट ग्रुप के लिए तैयारी करनी चाहिए।
तो थैंक यू वेरी मच। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि हम ना सोच रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक फास्ट ट्रैक क्लास बनाने का। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या वो क्लास लेने में आप इंटरेस्टेड हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो भी तो किस प्राइस पॉइंट पे आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, मतलब क्या प्राइस आप खर्च कर सकते हो फास्ट ट्रैक लेने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार आपने क्लासेस तो कर रखी है, अब आप बहुत कुछ भूल गए हो, तो भूलने के लिए बेस्ट क्या होगा कि आप वापस पूरा पढ़ो, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो एक फास्ट ट्रैक में क्या होगा कि आप पूरा रिकॉल हो जाएगा और कवरेज भी उसमें पूरा 100% ही रहने वाला है। उसमें हम क्वेश्चन भी उतना ही सॉल्व करेंगे, तो पूरा कंप्लीट कवरेज के साथ आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप उस क्लास को लेने में कितने इंटरेस्टेड हो और किस प्राइस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हो, तो हम कुछ वर्कआउट करके आपके लिए ये आपको अवेल करा सके। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।